नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। नकली वैक्सीन की डोज लगने के 4 दिन बाद तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ गई है। वे कोलकाता में एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का शिकार हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिमी ने तबीयत बिगड़ने के बाद आज सुबह अपने घर डॉक्टर को बुलाया। उनके पेट में तेज दर्द था और लगातार पसीने आ रहा था। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराने की सलाह दी गई है, लेकिन फिलहाल उन्होंने एडमिट होने से मना कर दिया है और घर पर ही इलाज चल रहा है। दरअसल मिमी चक्रवर्ती ने ही बुधवार को कोलकाता में चल रहे एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया था कि वे खुद इस फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का शिकार हो गई है। उन्होंने बताया था कि देवांश नागदेव नाम के एक शख्स ने उनसे आईएएस अफसर बनकर संपर्क किया था। उसने कहा था कि ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांग लोगों के लिए खास वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है। मिमी ने बताया कि उसने वैक्सीनेशन कैंप में शामिल होने की गुजारिश की थी। कि उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कैंप में जाकर कोविशील्ड का डोज लिया था, लेकिन उनके मोबाइल पर कोविन का मैसेज नहीं आया। ऐसे में शक होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत की और बाद में आरोपी पकड़ा गया। नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर सभी प्रदर्शन स्थलों पर आज कई दिन बाद किसान सबसे ज्यादा चहल पहल देखी जा रही है। किसान आज विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन सौंपकर इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग करेंगे। हालांकि किसानों का कहना है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। किसानों के आज के आंदोलन को देखते हुए पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों भी अलर्ट हो गई है। एहतियात दिल्ली की ओर आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस हर आने जाने वाले पर नजर रख रही है। तो झूठ बोल रही सरकार, क्या सारी चीज सही बोल रही है? आप सरकार से बात नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, सरकार से बात करवाओ। दिल्ली में रिसीव हो गया आपका मेमोरेंडम की कॉपी आ गया। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा, चलो ठीक है। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो किसानों का अगला मूवमेंट क्या होने वाला? अगला मूवमेंट चल रहा, हमारा मूवमेंट चल रहा और मूवमेंट को तेज करेंगे। हम पूरे देश भर में करेंगे। कोविड की गाइडलाइन खत्म होगी तो हम पूरे देश में मूवमेंट को तेज करेंगे। अभी देख रहे थे। नहीं, ये मेमोरेंडम पुलिस ने लेके गवर्नर हाउस की मोहर लगवा के और उनके हाथ में पकड़ा दिया। हमारा कार्यक्रम एलजी से मिलने का है। कुछ लोगों अगर ज्ञापन देने गए थे, पुलिस ने ज्ञापन लेके मोहर लगा दी एलजी ऑफिस के ले जाके। अगर एलजी से हमारे लोगों को नहीं मिलवा गया तो हम यहाँ से कुछ करेंगे। अभी कर देंगे। उसमें क्या कोई वो जोड़ना पड़ता है? आप लोग दिल्ली कुछ करने आप करेंगे। ये रशिया का ट्रैक्टर है। ये हरित क्रांति जब शुरू हुई उस टाइम पर रशिया से बहुत ट्रैक्टर ये आए और इनकी स्पीड तो कम रहती है। ट्रैक्टरों की इनकी स्पीड कम रहती है, 14-15 की स्पीड से ये चलते हैं, लेकिन जुताई बड़ी ठीक करते थे ये, क्योंकि यही थे पुराने ट्रैक्टर। और इनके जो ड्राइवर भी हैं वे पुराने लोग जो उस टाइम के हैं, जो पुराने लोग मिलेंगे वो इनके ड्राइवर मिलेंगे। और इस तरह के भी बड़े अच्छे इसमें सिस्टम इस ट्रैक्टर में थे। ये ट्रैक्टर तो एक किस्म से ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है। ये चलने के बाद में रुकता नहीं, फिर इसमें एक गियर इस तरह का है। ये अगर इसको डाल देते हैं तो फिर ये बहुत धीमी चाल से ये चलता रहता है। इसके सामने जो भी आओगा सबको धकेलता चल जाएगा। ये लोड मान के बंद नहीं होगा। मतलब अब बैरिकेडिंग लगी होगी तो क्या ये ऑटोमेटिक ट्रैक्टर है? बस इसमें लगा के पीछे ताम झाम लगा कर इसको छोड़ दो दिल्ली की तरफ को, तो जो कुछ लग रहा है सबको पोड़ तोड़ करता ही जाएगा। अब ये नया सिस्टम है कि अब वो वाला ट्रैक्टर जब किसान दिल्ली की तरफ पुश नहीं कर पा रहे अपने ट्रैक्टरों में बैठ कर, ये लगाएंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम है आजकल तो सब। ये जाएगा जिस दिन ये चलाएंगे उस दिन इसे चलाएंगे, बट यहाँ इधर छोड़ देंगे, बस ये रुकने का ही नहीं। फिर अभिनेत्री कंगना रनौत और उनके भाई ने लेखक आशीष कौल की निजी शिकायत पर दिग्धा कॉपीराइट विवाद में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। कौल जी नेटवर्क के पूर्व कार्यकारी और दिग्धा व द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर पुस्तक के लेखक है। संविधान के अनुच्छेद 286,
287 और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका में रनौत ने आरोप लगाया कि उन्हें और 3 अन्य को कॉल द्वारा आपराधिक कार्यवाही में दुर्भावना से घसीटा गया है, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने शनिवार को कहा कि उन्होंने दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से अनुरोध किया है कि वे दूरसंचार कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में वकीलों को निर्बाध इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए कहे, ताकि वे अदालतों को संबोधित कर सके। सीजेआई रमना के अनुसार विशेष रूप से इंटरनेट के संबंध में तालुका और जिला केंद्रों में कुछ सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, ताकि वकील वहां जा सके और सिस्टम का उपयोग कर सके। सीजेआई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस मामले को उठाया जाएगा और उनके अनुरोध पर विचार किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो खुद टेलीकॉम कंपनियों से अनुरोध करेंगे। सीजेआई के अनुसार अनुरोध उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीशों के साथ उनकी हालिया वर्चुअल बातचीत के अनुसार लगातार 2 दिनों तक किया गया, जहां विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मुद्दे के बारे में सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीशों ने वकील, न्यायाधीशों, कोर्ट स्टाफ और उनके परिवारों के टीकाकरण के लिए भी सुझाव दिए। केंद्र सरकार से सोशल मीडिया के लिए नए नियमों को लेकर टकराव के बीच ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया। खुद आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने ये जानकारी दी है। प्रसाद ने कहा कि वो बीते करीब 1 घंटे से अपने अकाउंट पर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक्सेस की कोशिश करने पर ये बताया गया कि उनके अकाउंट से अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हुआ है। हालांकि 1 घंटे के बाद अकाउंट बहाल हो गया। संचार मंत्री ने अपने अकाउंट को ब्लॉक करने को लेकर कहा कि सोशल मीडिया कंपनी ने आईटी रूल्स के नियम 4(8) का उल्लंघन किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को बीएसएनएल को एएस मारिमुथी की संपत्ति को केवल 1 रुपए की मामूली राशि का भुगतान करके हड़पने पर फटकार लगाई। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने कहा, यह रिट याचिका एक किताबी उदाहरण है कि कैसे राज्य के एक साधन ने खुद को अन्यायपूर्ण रूप से समृद्ध करने का प्रयास किया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता से संबंधित संपत्ति को केवल 1 रुपए की मामूली राशि का भुगतान करके हड़प लिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस 15 वर्षीय किशोर को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर लगभग 10-11 वर्ष की आयु की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है और इस घटना के बाद नाबालिग को काफी लंबे समय तक रक्तस्राव हुआ था। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने कहा कि बलात्कार का अपराध दैहिक प्रकृति का होने के कारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी व्यक्ति को इसका विशिष्ट ज्ञान न हो। इसी के साथ पीठ ने परिवीक्षाधीन अधिकारी के उस अवलोकन से सहमत होने से इनकार कर दिया कि बलात्कार का अपराध अज्ञानता के कारण भी किया जा सकता है। अदालत याचिकाकर्ता मारिमुथी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बीएसएनएल को 1 रुपए के बदले में 59 सेंट की संपत्ति दी थी। वास्तव में याचिकाकर्ता अपने पिता के नाम पर संपत्ति पर एक स्मारक बनाना चाहता था और उस समय बीएसएनएल एक टेलीफोन एक्सचेंज बनाने के लिए संपत्ति की तलाश कर रहा था। याचिकाकर्ता ने सोचा कि वो इस संपत्ति को बीएसएनएल को मुफ्त में केवल इस शर्त के साथ उपहार में दे सकता है कि जिस भवन में टेलीफोन एक्सचेंज संचालित है वो याचिकाकर्ता के पिता के नाम पर होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक आदेशों की अवहेलना और कर्तव्य का पालन न करने के मामले में संबंधित जांच अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति आनंद सेन 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न से संबंधित एक मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। संबंधित मामले में नाबालिग पीड़िता को कई न्यायिक आदेशों के बावजूद न तो चार्जशीट में गवाह बनाया गया और न ही अदालत के समक्ष पेश किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी द्वारा नाबालिग पीड़िता को आरोप पत्र में गवाह न बनाने पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति सेन ने कहा, आरोप पत्र को देखने के बाद मैंने पाया है कि जांच अधिकारी ने पीड़िता को आरोप पत्र में गवाह नहीं बनाया है।
इस मामले में ये वास्तव में आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये केस पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और पीड़िता की उम्र लगभग 13 वर्ष है। फिर क्यों जांच अधिकारी ने पीड़िता को चार्जशीट में गवाह नहीं बनाया? यहाँ तक कि पर्यवेक्षण अधिकारी ने भी इस तथ्य की अनदेखी की है। न्यायालय ये समझने में विफल है कि एक महत्वपूर्ण मामले में पीड़िता को आरोप पत्र का गवाह क्यों नहीं बनाया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 41A के तहत पेशी का नोटिस जारी होने के बाद भी गिरफ्तारी की आशंका हमेशा बनी रहती है और ऐसी परिस्थिति में न्यायालय सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के आवेदन से बच नहीं सकते हैं। जस्टिस शिवशंकर अमरानवर की सिंगल बेंच ने रामप्पा उर्फ रमेश की अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका की अनुमति देते हुए कहा, एक व्यक्ति को 2 स्थितियों में गिरफ्तार होने की आशंका होती है। पहला, जब उसे संहिता की धारा 41A(1) के तहत नोटिस जारी किया जाता है और दूसरा, नोटिस की शर्तों का पालन करने के बाद पुलिस अधिकारी एक राय बनाता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए या ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या खुद को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। उपरोक्त सभी 3 स्थितियों में ऐसे व्यक्ति की अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई योग्य हो सकता है, क्योंकि संहिता की धारा 41A उपस्थिति की सूचना की विशिष्ट शर्त निर्धारित नहीं करती है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर न्यास द्वारा जमीन खरीद में कथित वित्तीय गड़बड़ी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा जांच के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को एक प्रस्ताव पास कर इन एजेंसियों द्वारा जमीन मामले की जांच की मांग करनी चाहिए। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित परिसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत शुक्रवार को की गई छापेमारी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई द्वारा अपनी कार्यकारिणी की बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और शिवसेना की तरफ से मंत्री अनिल परब के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा, सीबीआई और ईडी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है या फिर आपकी आईटी सेल के सदस्य है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।